वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है सबको। आज बेसिकली वेक्टर्स की लास्ट क्लास है, तो जो भी हम लोगों ने पढ़ा है हम लोग आज उस पर एग्जांपल्स करने वाले हैं। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा और बहुत ही क्विक आपको उसके सॉल्यूशंस देने हैं। ठीक है, चलो विल स्टार्ट विद द एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 1, इफ a vector dot b vector is equal to root 3 times mod of a vector cross b vector, find the angle between them. Find the angle between a vector and b vector. ठीक है, कैसे करेंगे जरा बताओ, क्या सॉल्यूशन होगा इसका, कैसे करना है, क्या गिवन है आपको? आपको गिवन है कि मेरे पास a वेक्टर डॉट b वेक्टर जो है ये है रूट 3 टाइम्स मॉड ऑफ a क्रॉस b। ठीक है, अच्छा a डॉट b किसके बराबर होता है, बोलो बोलिए, ab cos थीटा। ठीक है, रूट 3 टाइम्स a क्रॉस b का मॉड किसके बराबर होता है, ab साइन थीटा। ठीक है, अब देखो जरा कुछ तो जा रहा है, क्या जा रहा है यहाँ पे, ए बी से ए बी हो गया कैंसल। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं कि देखो एक तरफ कॉस थीटा है और एक तरफ है मेरे पास में रूट 3 इंटू साइन थीटा, क्या ये कॉट थीटा बन जाएगा? यस सर। और कॉट थीटा हो गया रूट 3, तो यहां से थीटा कितना आया मुझे बताइए, कॉट थीटा की कितना डिग्री की वैल्यू रूट 3 होती है? 30 डिग्री। यस, सो दिस इज द आंसर। ठीक है, चलिए विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही इजी था, अगला क्वेश्चन और भी ज्यादा इजी होने वाला है। एग्जाम्पल नंबर 2, इफ a प्लस b वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू a वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू b वेक्टर का मॉड, देन सेम क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, अब जरा देखो ये बहुत ही स्टैंडर्ड तरह का क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है बेटा जी कि ये आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा। आप अगर कोई भी किताब उठाएंगे, कोई भी मॉड्यूल उठाएंगे, किसी भी टीचर के नोट्स देखेंगे, किसी भी कोचिंग क्लास का मटेरियल देखेंगे, दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन एंड यू विल फाइंड दिस क्वेश्चन इन नोट्स ऑफ ईच एंड एवरी फिजिक्स फैकल्टी। ठीक है, अब इसको करना कैसे है बताओ, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो दो तरीके से अपन इसको करने की कोशिश करेंगे। अभी जो पहला तरीका है वो है सिंपल वाला तरीका, सॉल्यूशन नंबर 1। ठीक है, तो लेट अस टॉक अबाउट मेथड नंबर 1। अच्छा बेटा, मॉड का मतलब क्या होता है? मॉड का मतलब क्या होता है? क्या मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड होता है? ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर मेरे पास में मैग्नीट्यूड है और ये मॉड है, देखो ये भी किसी चीज का मैग्नीट्यूड है, ये भी किसी चीज का मैग्नीट्यूड है और ये भी किसी चीज का मैग्नीट्यूड है। अच्छा, आप इमेजिन करो ऐसा ट्रायंगल जिसकी 3 साइड्स हों और वो तीनों ही साइड्स का मैग्नीट्यूड इक्वल आ जाए। देखो यहाँ पर इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो यहाँ पर अगर ये साइड वेक्टर्स की तरह बिहेव करती, अगर ये साइड वेक्टर की तरह बिहेव करती और तीनों ही मैग्नीट्यूड्स इक्वल आ जाते तो ट्रायंगल कैसा बनता? इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता। ठीक है, नहीं आता। अब देखो अगर मेरे, हाँ आप सुनिए मेरी बात, अगर मेरे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है तो क्या होगा जरा देखो, लेट अस ट्राई टू कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अगर मेरे पास ये ट्रायंगल मैंने बना दिया, ठीक है, ये ट्रायंगल मैंने कंस्ट्रक्ट कर दिया है। अब इस ट्रायंगल में मेरे पास में 3 साइड्स हैं। ठीक है, अच्छा क्या आप जानते हो कि एक साइड जहां खत्म होती है दूसरी वाली साइड वहीं से शुरू होनी चाहिए? यस। तो अगर मेरे पास में इस वाले साइड को मैं ए वेक्टर कहता हूं, अगर मैं इस वाले साइड को ए वेक्टर कह देता हूं, लेट अस से दिस इज ए वेक्टर। ठीक है, और इस वाले वेक्टर को मैं बी वेक्टर कह देता हूं, ये है मेरे पास में बी वेक्टर। देखो ये हो गया बी वेक्टर। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ बेटा, ए वेक्टर जहां खत्म हो रहा है क्या बी वेक्टर वहीं से शुरू हो रहा है? हाँ, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो एक वेक्टर जहां खत्म हो रहा है, दूसरा वेक्टर अगर वहीं से शुरू हो जाए तो क्या ये दोनों वेक्टर्स ऐड हो जाएंगे?
बेटा जी दोनों वेक्टर्स ऐड होंगे या नहीं होंगे? Yes, sir. ठीक है, तो ये वाला जो वेक्टर जो मैं ब्लू कलर से बना रहा हूं, ये जो वेक्टर होगा बेटा जी, जो ग्रीन वेक्टर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, अगर मैं इन दोनों को देखूं तो क्या ये मेरे पास में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा? तो ये देखिए बेटा, क्या ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा कि नहीं होगा? ये हो जाएगा रिजल्टेंट विच इज ए प्लस बी। हम लोगों ने ऐसे ही तो पढ़ा था कि एक वेक्टर जहां खत्म हो जाता है तो दूसरा वेक्टर वहीं से शुरू होता है, तो ये हो गया रिजल्टेंट विच इज ए प्लस बी। अच्छा, क्वेश्चन को देख करके बताइए, क्या ए का मॉड बी का मॉड और ए प्लस बी का मॉड सेम है? जरा देखो, देख के बताओ। Yes, sir. क्या मेरे पास में बेटा जी ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, यानी कि जो भी रिजल्टेंट आ रहा है उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, क्या ये तीनों वेक्टर्स बराबर है? अब मुझे अच्छे से बताओ, इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एंगल तो 60 डिग्री का होता है, Yes, sir. तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा? 60. ठीक है, होगा ना? वेरी गुड। क्या मैंने आपको बताया था कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हमेशा उसी पोजीशन में निकालते हैं जब ये को इनिशियल या को टर्मिनल होता है? Yes, sir. अच्छा, यहाँ पर ये को टर्मिनल है या को इनिशियल है? कोई भी दोनों ही नहीं जब है, दोनों sir. ही नहीं दोनों ही नहीं है, है. जब दोनों ही नहीं है तो इसके बीच का एंगल 60 डिग्री नहीं है। ठीक है, अगर मैं ए वेक्टर को आगे की तरफ बढ़ा देता हूं, ये ए वेक्टर है जिसको मैंने आगे की तरफ बढ़ा दिया, अब जरा सोचो, ये वाला बी वेक्टर और ये वाला ए वेक्टर, 120 होगा. यस 120 होगा। यही तो ध्यान रखना है, बाकी क्या है। देखो, गलती कोई भी स्टूडेंट करेगा, एनी ऑर्डिनरी स्टूडेंट विल कमिट अ मिस्टेक। आपको ये देखना है कि नीट में जो भी चीजें आती हैं वो क्वेश्चंस बहुत सिंपल होती हैं, लेकिन अवेयरनेस इज द की। अगर आप अवेयर नहीं है तो 60 पर टिक मार के आ जाएंगे। आपने देखा इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, तो ये एंगल कितना आ गया बेटा जी? दिस एंगल इज 120 डिग्री। तो इसका जो आंसर आ गया एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 120 डिग्रीज। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ? देखो 120 कैसा आया? एनी डाउट, एनी स्टूडेंट, एनी डाउट? सर, हाँ जी बेटा। सर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो आपने लिया है ना, हाँ जी, और सर ए वेक्टर नहीं ले सकते, वो को इनिशियल है ना? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर थोड़ी होगा, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा ना। मेरा मतलब है सर सी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच वाला एंगल ले सकते हैं ना? बेटा पूछा किस किस के बीच का गया है, सी और ए का या सी और बी का? रीड द क्वेश्चन, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, अगर मेरे पास में ए और बी के बीच का एंगल पूछा है तो मैं ए और बी के बीच का एंगल आंसर दूंगा। दैट मीन्स मुझसे सी और ए के बीच का एंगल नहीं पूछा गया है। जहां तक बात आपके क्वेश्चन की है कि सर व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड सी, यस दैट इज 60 डिग्री। ठीक है, अगर कोई मुझसे पूछे कि भैया ए और सी के बीच का एंगल कितना होगा, देन इट वुड बी डेफिनेटली 60 डिग्रीज, नो डाउट ऑन दैट, बट इट इज नॉट आस्क्ड इन द क्वेश्चन, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट। समझ में आ रहा है? अब इसी का मैं एक और मेथड देता हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि इसका एक अल्टरनेटिव मेथड और क्या हो सकता है। ठीक है, लेट अस लुक अबाउट द मेथड नंबर 2। अच्छा बेटा, ये बताओ व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। अगर मेरे पास कोई भी दो वेक्टर्स है ए और बी, तो जो रिजल्टेंट होता है क्या वो ए प्लस बी होता है, हाँ या ना? यस सर. यस। अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो होता है, क्या मैं उसको ऐसा लिखूंगा ए प्लस बी का मॉड, यस और नो? यस सर. यस। और क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यस और नो? तो इसका यूज कर लेते हैं। हम लोगों के पास में दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सी रिजल्टेंट, यानी ए प्लस बी का मॉड। तो अब देखो क्वेश्चन में मुझे क्या दे रखा है, मुझे दे रखा है गिवन, इट इज गिवन टू अस दैट ए प्लस बी का जो मॉड होगा या तो वो ए के बराबर होगा या फिर वो बी के बराबर होगा। ठीक है, ए और बी दोनों ही इक्वल है, ए की जगह बी भी रख सकते हैं, बी की जगह ए भी रख सकते हैं। और ये जो चीज है इसको मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं, दैट मीन्स ऊपर वाला जो फॉर्मूला है, आई यूज द सेम फॉर्मूला एट दिस प्लेस। तो मुझे पता चल गया ए प्लस बी का मॉड लिखा जा सकता है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, अच्छा, इज इक्वल टू, चाहे ए ले लो चाहे बी ले लो, अगर मैं चाहे ए ले लो और चाहे बी ले लो के बारे में बात कर रहा हूं तो लेट अस टेक ए। अगर मैं ए ले लेता हूं तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा
तो मेरे पास में क्या स्थिति बनती है, देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, a प्लस बी का मॉड, तो ये रहा a प्लस बी का मॉड, ठीक है, ये रहा a प्लस बी का मॉड। और राइट हैंड साइड में क्या है, a, तो लेट अस टेक a, ये ले लिया a। अब मैं काम करता हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो क्या होगा, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर से a स्क्वायर धड़ाम से चला गया। अच्छा ये बताओ a और b बराबर है ना, तो यूजिंग a इज इक्वल टू b, यूजिंग a इज इक्वल टू b, जहां जहां b लिखा है उसकी जगह a रख दो, तो ये लिखा हुआ a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। यहां से मुझे पता चल गया cos थीटा इज इक्वल टू माइनस a डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर विच इज माइनस हाफ। cos थीटा की वैल्यू माइनस हाफ कब होती है, जब थीटा कितना होता है 120 डिग्रीज। दिस इज द आंसर। तो बेसिकली मैथमेटिकल मेथड या लॉन्ग कैलकुलेटिव मेथड से भी अपन कर सकते हैं, और अगर अपन ट्रायंगल बना करके उसको सॉल्व करना चाहें तो उससे भी अपन सॉल्व कर सकते हैं, आंसर्स दोनों से सेम ही आएंगे, ठीक है। तो अपने पास में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो रास्ते आपके सामने, फटाफट इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोनों मेथड्स क्लियर हुए आपको, चलिए लिख लिया सब लोगों ने, इसको फोटो खींच लिया। लेट अस कम टू द थर्ड वेक्टर, थर्ड क्वेश्चन ऑफ वेक्टर। देखिए कई बार हमें दो वेक्टर्स दे दिए जाते हैं और पूछते हैं कि उसको साइड वेक्टर लेकर के जो पैरेललोग्राम बनेगा उस पैरेललोग्राम का एरिया कितना होगा, या फिर जो ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा। तो उस तरह के क्वेश्चंस भी मैं करके दिखा देता हूं, ठीक है। अब लेट अस से पहले मैं आपको कुछ नोट बता देता हूं, उसके बिहाफ पर अपन कर लेंगे, ठीक है। तो लेट अस हैव सम नोट, छोटा सा नोट लिख लेते हैं। एरिया of a parallelogram constructed by using a vector and b vector as side vectors, ठीक है। साइड वेक्टर्स की तरह अगर मैं यूज कर लूं a वेक्टर को और b वेक्टर को, देन या यूं कहें is given by what is the formula, formula is a is equal to हाफ नहीं आएगा, मॉड आएगा, इनफैक्ट मॉड ऑफ a क्रॉस b, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला वन नीड्स टू रिमेंबर। अब इसका मतलब क्या हुआ वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। चलो अब इसका मतलब क्या हुआ, पहले जो मैंने ग्रीन कलर से लिखा है उसको आप समझिए, क्या लिखा है, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एज अ साइड वेक्टर्स। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर से अपन एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, बड़ा सा बनाएंगे। देखो ये मैंने बना दिया पैरेललोग्राम, ठीक है। अब जो नीचे वाला वेक्टर है इसको मैं ए वेक्टर कह देता हूं, लेट अस से दिस इज ए वेक्टर। ये वाला जो वेक्टर ये हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, ये भी अगेन ए वेक्टर एंड दिस इज अगेन बी वेक्टर, ठीक है। अगर मुझे डिनोट करना है तो मैं नोटेशन बता देता हूं, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, दिस इज एंगल थीटा। अगर ये ए वेक्टर है, द सेम वेक्टर इज कॉपीड एंड पेस्टेड अबव ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर एंड दिस इज द अगेन एंगल थीटा, ठीक है। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई इसका एरिया निकालो, तो इसका एरिया कौन सा होगा, ठीक है। इसका जो एरिया होगा वो ये होगा जो मैं ग्रीन कलर से शेड कर रहा हूं, ठीक है। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि भैया इसका एरिया कितना होगा, तो ये जो एरिया होगा, ये एरिया है मेरे पास में समथिंग लाइक दिस, दिस इज एरिया विच इज, आप ए क्रॉस बी कर लो, है ना, आप क्या करो ए क्रॉस बी कर लो, ए क्रॉस बी कर लो, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अच्छा क्रॉस तो कर ही लोगे, दो वेक्टर अगर मैं आपको दे दूं क्रॉस तो कर ही लोगे, आया ना? Yes, sir. बहुत धीरे धीरे आवाज आ रही है। देखिए अब हम लोग सेकंड उस पे आते हैं। सेकंड यह है कि इसी तरह से सेम फैशन में एक और कहानी पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? वो पूछी जाती है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एज साइड वेक्टर्स इज गिवन बाय। अब उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? उसका फॉर्मूला हो जाता है पैरेललोग्राम के फॉर्मूले का आधा।
पैरेललोग्राम के फॉर्मूले का आधा। ठीक है, कहाँ से आया ये, अभी अपन इसकी भी चर्चा करेंगे। इसका भी डेरिवेशन में, आप डेरिवेशन मतलब इसका लिंक, इसका प्रूफ मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से आया। बेटा सब लोग इधर फोकस करिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो ऊपर वाला पैरेललोग्राम है, ऊपर वाला पैरेललोग्राम है, भाई साहब मैंने एक लाइन इधर से ली और ऐसे बना दिया, गौर से समझना मैं कैसे कर रहा हूँ, है ना। मैंने ऐसे, हाँ ऐसे एक लाइन बना दी, ठीक है, और मैंने इस लाइन पर कैंची चला दी। कैंची समझते हो, ये देखो, ये मैंने बना दी कैंची और ये मैंने ऐसे खचक 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 काट दिया भाई साहब। ठीक है, अगर मैं इस एरिया को ऐसे काट दूं, नीचे से लेके ऊपर तक कैंची चला दूं, तो क्या बचेगा? ट्रायंगल ही तो बचेगा, सोचो जरा, यस और नो। अच्छा अब मुझे बताओ, देखो ये वाली साइड इज इक्वल टू ये वाली साइड, ये वाली साइड इज इक्वल टू ये वाली साइड, ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल। तो पैरेललोग्राम को अगर मैं डायगोनली काट दूंगा तो दोनों पीसेस आइडेंटिकल बनेंगे, ये वाला पीस और ये वाला पीस, यस और नो। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, यानी कि जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है आइदर ऑफ वन ऑफ द ट्रायंगल्स, अगर उसका एरिया पूछूं तो क्या वो पैरेललोग्राम का आधा नहीं हो जाएगा? तो ऊपर वाला फॉर्मूला पैरेललोग्राम के लिए है, तो उसका हाफ कर देंगे तो एरिया का हो जाएगा। दैट मीन्स बहुत ही आसानी से अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर मेरे पास में चित्रकारी ऐसे कर दूं, ये पहला वेक्टर हो गया, दूसरा वेक्टर हो गया, बस मुझे यही तो दो वेक्टर ही तो चाहिए मुझे। तो मैंने दो वेक्टर बना दिए और मैंने ये कहा कि भैया तुम ए वेक्टर हो, तुम कौन सा वेक्टर हो? ए वेक्टर, और तुम्हारा नाम क्या है? बी वेक्टर। तुम दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा। अगर मैं ऐसे इसको और इसको ज्वाइन कर दूं, लेट अस से इसको और इसको ज्वाइन कर दूं, तो दो वेक्टर को साइड वेक्टर लेते हुए जो एरिया फॉर्म होगा वो एरिया ये वाला होगा। लेट मी अगेन रिकवर द एरिया, रीशेड द एरिया, ठीक है। और इसका जो एंगल एरिया का जो मेरे पास में फॉर्मूला आ जाएगा दैट इज हाफ इनटू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। तो ये दो चीजें जो है वो कई बार पूछी जाती है और इस पर अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मेरे ख्याल से दूसरा क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़ेगी, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम करवा देता हूँ, है ना। दो वेक्टर दे दिया जाए और एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम पूछा जाए तो वो अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं, और जो ट्रायंगल वाला है वो मैं नहीं करूंगा, एज्यूमिंग कि वो अब आप कर ही लोगे, ठीक है। चलो तो इसको एक और फटाफट स्नैपशॉट लीजिए। लेट अस ओपन ए न्यू पेज एंड परफॉर्म वन मोर एग्जांपल। टेकिंग ए वेक्टर, कोई भी ए वेक्टर बताओ, कोई भी ए वेक्टर बताओ, जल्दी से बताओ फटाफट। 2i कैप, 3j कैप, 4k कैप। अरे वाह, बहुत बढ़िया। एंड बी वेक्टर, अब कोई दूसरा स्टूडेंट बी वेक्टर बताओ फटाफट क्विकली। 4j कैप प्लस 8k कैप। चलो, तो जैसा मुझे सुनाई दिया और जैसा मुझे समझ में आया मैंने लिख लिया, कोई बात नहीं। किसी का डेटा नहीं आया तो मतलब मन पे नहीं लेना कि यार मैंने तो 3k कैप कहा था, आपने 4k कैप ले लिया, है ना। डोंट टेक इट लाइक दिस। दो वेक्टर्स हैं, कोई भी दो वेक्टर्स हो सकते हैं एग्जाम में, इट कैन बी एनी रैंडम वेक्टर्स गिवन, ठीक है। टेकिंग दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर, ए पैरेललोग्राम इज कंस्ट्रक्टेड। पैरेललोग्राम इज फॉर्म्ड, find its area, find its area। तो आप जानते हो कि उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। आप जानते हो कि उसका फॉर्मूला क्या होता है। चलो मैं एक बार फिर से रामायण गा देता हूँ। तो मेरे पास में एक पैरेललोग्राम है कुछ इस तरह से, ये एक पैरेललोग्राम है और ये जो पैरेललोग्राम है ये इस तरह से कंस्ट्रक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ कहीं ए वेक्टर होगा तो सामने वाला भी ए वेक्टर होगा, अगर मैं बी वेक्टर हूँ तो तुम भी बी वेक्टर हो, ठीक है। हमारे बीच के एंगल पेंगल दे रखे होंगे, जरूरत नहीं है उसकी रामायण की। लेकिन अगर एरिया पूछे तो आपको पहला काम करना है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी करना है। तो ए क्रॉस बी पहले करोगे, मॉड उसके बाद में आएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेप इज फाइंडिंग ए क्रॉस बी, ठीक है। देन स्टार्टिंग में आप ए क्रॉस बी, तो ये हो गया आई जे के, ठीक है। पहले कौन आ रहा है, ए आ रहा है कि बी आ रहा है? ए। तो कंपोनेंट्स किसके पहले आएंगे? ए के। 2 3 4 और बाद में आ रहा है बी, यस 1 5 और 4, ठीक है। अब इस डिटरमिनेंट को फॉर्म करना, ओपन करना आता है सब लोगों को, है ना। कैसे करते हैं जरा देखो। ये पहला एलिमेंट पॉजिटिव मानते हैं, ये सेकंड नेगेटिव मानते हैं, अगेन पॉजिटिव मानते हैं, है ना। तो पहले मैं किससे खोलूंगा? आई से, फिर मैं किससे खोलूंगा? जे से, और फिर मैं किससे खोलूंगा? के से, ठीक है। ओके, तो ये हो गया प्लस का आई
उसका छोटा डब्बा, माइनस का जे उसका छोटा डब्बा, फिर उसका प्लस का के उसका छोटा डब्बा, ठीक है। ओके, अब आई का छोटा डब्बा कैसे मिलेगा, जरा देखो, मैं येलो कलर से लिख रहा हूँ, हो सकता है आपको दिखाई दे, हो सकता है नहीं दिखाई दे, लाइट रहे। ये जिस रो में है और ये जिस कॉलम में है उसको मैंने हटा दिया, जो बच गया उसका डब्बा बनाओ। कौन कौन बचा, 3 4 5 4। ओके, जब मैं जे के लिए लिखूंगा तो जे जिस रो में है और जे जिस कॉलम में है उसको हटा दो। हाँ, क्या क्या दिख रहा है, 2 4 1 4, यहाँ पे 1 है ना। ओके, अब देखो लास्ट वाला, के जिस रो में है और के जिस कॉलम में है उसको हटा दो। तो ये पॉइंट, हाँ ये चीजें मेरे पास बच जाएगी। वेरी गुड, 2 3 1 5 है ना। देखो ये एक बहुत क्रूशियल स्टेप है, जिसको डिटरमिनेंट खोलना आता है वो बहुत आसानी से डिटरमिनेंट खोल लेगा, और जिसको डिटरमिनेंट खोलना नहीं आता है, ठीक है, वो आश्चर्य करेगा कि यार ये हुआ क्या, किया क्या, कुछ समझ में नहीं आया भाई, है ना। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी, इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप कहीं ना कहीं से ये पता कर ले हाउ टू ओपन डिटरमिनेंट। हालांकि इस स्टेप की भी जरूरत नहीं है, अपन डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। अपन डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं, चलो कोई बात नहीं। अब मुझे बताओ, इसको अगर अपन आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इसका इससे और इसका इससे, 12 माइनस 20, वेरी गुड, ठीक है। ये हो गया 8 माइनस 4 जे कैप प्लस 10 माइनस 3 के कैप। बस इसको रीअरेंज करके लिख लो, आंसर क्या आ रहा है, ये लिखा हुआ मेरे पास में माइनस 8 आई कैप माइनस, हाँ यस, प्लस का 7 के कैप। तो ये मेरा आंसर है क्या, नहीं ये मेरा आंसर नहीं है ना। कुछ स्टूडेंट्स, हाँ कुछ स्टूडेंट्स सोचेंगे कि सर अब ये, हाँ अब हमें यस ये तो वेक्टर हुआ, अब हमें क्या लिखना है, अब हमें इसका क्या निकालना है बताओ। यस, hence the area A is given by mod of ये वाला वेक्टर। अच्छा, मॉड कैसे लिखते हो, मॉड कैसे लिखते हो, मॉड होता है रूट ऑफ ax स्क्वायर ay स्क्वायर az स्क्वायर, है ना। तो ax कौन है मेरे पास, प्लस का 8 या माइनस का 8, माइनस 8। ay कौन है, यस माइनस 4। अच्छा फिर कौन है बेटा, 7 का स्क्वायर। अच्छा इसको सॉल्व कर लेंगे, मेरे पास में आंसर आ जाएगा। अच्छा कितना आ रहा है, 129। तो 64 प्लस 16 80 हो गया, और 49 हो गया, तो 80 प्लस 49 रूट ऑफ 129, दिस इज द आंसर। और ये जो भी आएगा ये मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, क्योंकि एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास में ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब एक और दो क्वेश्चंस मैं आपको और करवाता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मतलब यहां पर फोकस करना, ये वेक्टर का लास्ट तरह के क्वेश्चंस होंगे, इसके बाहर वेक्टर्स में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा आपसे। ये लिख लिया आप लोगों ने, इसका स्नैपशॉट मार लिया। देखो कई बार ऐसा होता है, हमें एक वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना पड़ता है दूसरे वेक्टर पे, इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, है ना, प्रोजेक्शन लेना पड़ता है। अब पहले अपन प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, ठीक है। प्रोजेक्शन मतलब क्या, प्रोजेक्शन मतलब परछाई, प्रोजेक्शन मतलब परछाई, एक वेक्टर की परछाई दूसरे वेक्टर पे। अब यहां बहुत अच्छे से समझना अपन करना क्या चाह रहे हैं, और जिसने समझ लिया वो ऐसे क्वेश्चंस कभी गलत नहीं करेगा, और जिसने नहीं समझा वो उलझ के रह जाएगा कि यार ये तो थोड़ा बहुत भारी है यार ये तो डर से बाहर निकलने की कोशिश करना, ठीक है। लेट मी ड्रॉ 2 वेक्टर्स फर्स्ट, ठीक है। तो पहला काम करते हैं, 2 वेक्टर बना देता हूं। ये मेरे पास में पहला वेक्टर है और ये मेरे पास में दूसरा वेक्टर है। इन भाई साहब का नाम ए वेक्टर है और दुनिया ने इसको बी वेक्टर के नाम से संबोधित कर रखा है। दोनों के बीच का एंगल थीटा है, थीटा अंदर ले लेता हूं। अब क्या किया, अब मेरी बात बड़े गौर से सुनना बेटा। अगर मैं
बी की परछाई निकालना चाहता हूं जो ए पर पड़ रही होगी। देखो 12 बजे जो सन होगा, है ना, 12 बजे सन होगा वो यहां पर होगा। ऐसे ही अपन इमेजिन कर रहे हैं, कहानी बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। हमारा 12 बजे सन यहां होगा, तो सन की जो रेज पड़ रही होगी वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स पड़ रही होगी, तो बी की परछाई जो है वो यहां बन रही होगी। यस और नो? यस। जिन्होंने सुना, बेसिकली बी का प्रोजेक्शन इज नथिंग बट बी की परछाई। अगर वर्टिकली डाउनवर्ड रेज आए, तो बी जो है ये इंक्लाइंड है, तो उसकी परछाई धरती पर कहां पड़ेगी ये हमें पता करना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, उसके लिए मैंने एक काम किया, बी के एंड पॉइंट से, ये बी का एंड पॉइंट है, उससे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया किस पे? ए पर। देखो बी से परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप कर दिया है ए पर। अब आप मुझे बताओ, सोच के बताओ, अच्छे से बताओ, क्या ये जो डिस्टेंस होगा यहां से लेकर के यहां तक, क्या ये बी वेक्टर की वो परछाई है जो ए वेक्टर पर पड़ रही है? ओके। अब मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं बेटा, क्या मैंने आपको कभी बताया था कि अगर ये बी है और इसकी लेंथ कितनी है? ए। लास्ट क्लास में याद करो, क्या मैंने बताया था, जिस साइड से एंगल दे रखा होता है वो कॉस थीटा होती है। यस। यानी ये वाली जो डिस्टेंस होगी, यस, ये वाली बी कॉस थीटा होगी, है ना। और ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी मुझे बताओ? येलो, यस, ये वाली हो गई बी साइन थीटा। बट बी साइन थीटा की अब हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हमें बी साइन थीटा भी नहीं चाहिए, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। बेटा जी ये बताओ, व्हाट इज प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर? गौर से सुनना, लैंग्वेज पढ़ना, क्या लिखा है, बहुत केयरफुल, अति केयरफुल, है ना, अति सावधान। प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, गौर से सुनना। क्या मैं इस डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा हूं, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी, क्या ये बी कॉस थीटा होगी? ओके, तो बी का ए के अलोंग प्रोजेक्शन क्या आ गया? बी कॉस थीटा। ठीक है ना, बी का ए के अलोंग प्रोजेक्शन आ गया बी कॉस थीटा। अब देखना, मैं थोड़ा सा यहां मारूंगा होशियारी। कैसे होशियारी मारूंगा? इस एक्सप्रेशन को ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए बी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ए बन जाएगा। अब ऊपर क्या लिखा हुआ है, न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है? न्यूमरेटर में क्या लिखा है? ए बी कॉस थीटा क्या होता है? तो ये लिखा हुआ है ए डॉट बी वेक्टर। नीचे क्या लिखा हुआ है? डिवाइड बाई ए। अच्छा, ए वेक्टर में ए से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? ए कैप। वेरी गुड। तो इसको ए कैप इनटू बी वेक्टर भी लिख सकते हैं। देखो जरा, समझ में आया? तो ये बहुत सारे तरीके हैं जिनसे अपन वो काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है। अब मैं आपसे सेकंड पार्ट पूछ रहा हूं, ये बहुत केयरफुली देखना। यहां पे देखो, व्हाट इज प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर? ये बताओ। हाँ, बिल्कुल ठीक किया आपने। ये आया कैसे? देखो, आपका रिजल्ट तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। अब देखो, अच्छे से समझो। अगर मेरे को बी का प्रोजेक्शन ए पे लेना था, तो मैंने बी से परपेंडिकुलर किस पे डाल दिया? ए पे। अगर मुझे ए का प्रोजेक्शन बी पे लेना है, तो मैं ए से परपेंडिकुलर किस पे डाल दूं? हाँ, देखो जरा, है ना, अब जीतोरा स्टार्ट होगा। देखो जरा, क्या ये समझ में आया? अगर मैं ए से परपेंडिकुलर डाल दूं बी पर, ए से परपेंडिकुलर डाल दूं बी पर, तो ये जो पोर्शन हो जाएगा, ये ए की परछाई है अलोंग बी, बी पर पड़ने वाली ए की परछाई। और अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं, देखो ये वाला डॉट, ये वाला डॉट और ये वाला डॉट, यहां पर 90 डिग्री है, और ये वाला एंगल थीटा दे रखा है, और ये वाली पूरी साइड कितनी है? रुको, ये वाली पूरी साइड कितनी है? ए। तो ये ए। अच्छा, अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं, जरा देखो एक बार, है ना, पेन कैसा चल रहा है मेरा। ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये ट्रायंगल दिख रहा है सबको? हाँ। अब ये वाला एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री है, और ये वाला साइड ए है, ये वाली साइड ए है।
अब मुझे बताओ ये वाली साइड कितनी होगी, क्या इस साइड से एंगल पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? Yes, sir. तो क्या ये Yes, sir. क्या ये a cos थीटा होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. ये cos theta. यस यस, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि ये वाली जो साइड हो जाएगी दिस इज a cos थीटा, ठीक है? फिर सर हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, हाँ, वेरी गुड, फिर आ जाएगा आंसर। यस। तो ये हो गया मेरे पास में a cos थीटा, और ये जो पूरी डिस्टेंस है, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है? ये पूरी डिस्टेंस है b। देखो 3D समझ में आ रही है, थोड़ा मुश्किल है। तो ये लिखा हुआ है मेरे पास में a cos थीटा, इसको b से आपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ab cos थीटा, नीचे b आ गया। अगेन इट इज रिटन एज a डॉट b डिवाइडेड बाय b, और ये लिखा हुआ है a वेक्टर डॉट b कैप। दैट मीन्स इन बोथ दीज केसेस इफ यू इंटरचेंज a बाय b, a की जगह b और b की जगह a अगर मैं रिप्लेस कर दूं तो a का प्रोजेक्शन जो b पे था उसकी जगह पर b का प्रोजेक्शन a पर मिल जाएगा, एंड वाइस वर्सा। समझ में आया? अब बेसिकली आपको क्या करना है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। कौन सा? जिसको मैं अब डब्बे में बंद कर रहा हूं। b का प्रोजेक्शन आपको लिखना है किस पर? a पर। b का प्रोजेक्शन आपको किस पर लिखना है? a पर। जिसका प्रोजेक्शन लिख रहे हो उसका cos थीटा ले लो, आसान है। Yes, sir. बस a का प्रोजेक्शन लिख रहे हो b पर, a का cos थीटा ले लो। b का प्रोजेक्शन लिख रहे हो a पर, जिसका प्रोजेक्शन ले रहे हो उसका cos थीटा लिख लो। क्या ऐसा कर सकते हो? लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लेट अस टेक दिस एज अ 6th एग्जांपल। फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ 3i cap plus 2j cap on 5i cap plus 7k cap। ठीक है, अब सपोज ये कोई क्वेश्चन मुझे दे रखा है, छोटा सा क्वेश्चन है, और आपसे पूछ लिया फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन टू दैट वेक्टर। किस वेक्टर का किस वेक्टर पर निकालना है प्रोजेक्शन? पहले तो मैंने एक काम किया, इसको a ले लिया, दूसरा मैंने काम किया, इसको b ले लिया। अब मुझे बताओ अगर मैं सॉल्यूशन लिखूंगा तो उसका सॉल्यूशन क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा? देखो a का b पर प्रोजेक्शन ले रहे हैं ना, तो जो आगे आता है उसका क्या करते हो? cos थीटा। यस और नो? ये यस। cos theta. ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। क्या मेरा इसका आंसर जो आएगा, प्रोजेक्शन 3i ऑफ a वेक्टर ऑन b वेक्टर विल बी, क्या विल इट बी a cos थीटा? यस और नो? अब Yes, sir. अगर इतना समझ लिया तो आगे नहीं अटकोगे। क्यों नहीं अटकोगे? क्योंकि आपको पता है b से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, गौर से सुनना, b से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, क्या ये a डॉट b अपॉन b बनेगा? हाँ या ना? Yes, sir. बनेगा? A vector dot b cap. उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं जानता हूं कि आप फॉर्मूला जानते हैं, बट अपन इसी से सॉल्व करेंगे। देखो अब मैं इसको सॉल्व करने वाला हूं। मुझे एक चीज बताओ, a को b से डॉट किया, क्या आप जानते हो i को i से और b को j को j से डॉट कर लो? हाँ, तो a डॉट b करो, कितना आया? 15 प्लस 14। देखो जरा, क्या है 15 प्लस 14 आ जाएगा, है ना? अदरवाइज 0 आ जाता। बिल्कुल सही है। तो अगर मेरे पास में इस सिचुएशन को देखूं तो ये है 15 प्लस 14, क्योंकि मैंने क्वेश्चन ही मॉडिफाई कर दिया, लास्ट में तो वर्ड्स अपने ही रखने पड़ेंगे ना। अच्छा, अब मुझे बताओ b का मॉड कितना है? b का मॉड जरा गौर से देखो, क्या ये 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर है कि नहीं है? कितना आ गया? 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये हो गया 24 प्लस 49, कितना होता है? 74। तो ये हो गया 74। क्या इसका आंसर 29/√74 है? यस और नो? Yes, sir. अच्छा, आज तो मैं यहीं पे स्टॉप करूंगा, क्योंकि नया चैप्टर 5 मिनट है अपने पास में। आपको मैं जब तक थ्योरी स्टार्ट करूंगा तब तक वो 5 मिनट निकल जाएंगे। एक होमवर्क है सब लोगों के पास, ठीक है? क्या होमवर्क है? क्या होमवर्क है? होमवर्क ये है, नेक्स्ट क्लास में आप 1D मोशन पढ़ के आएंगे, ठीक है? बिफोर कमिंग टू क्लास, ठीक है? अगर आप 1D मोशन पढ़ के आएंगे तो आपको जो अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट रहेगा वो काफी उसमें हेल्प रह जाएगी। आप नेक्स्ट क्लास में 1D मोशन पहले से पढ़ के आइए। सारे के सारे पैरामीटर्स मैं कल ही खत्म कर दूंगा। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन में इतना टाइम लगेगा नहीं हम लोगों को, ठीक है?
तो जो भी पैरामीटर्स हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स मैं बता देता हूं। 1D मोशन में 6 पैरामीटर्स आते हैं। तो 6 पैरामीटर्स हम लोगों को यहाँ पढ़ने होते हैं। पहले अपन टाइम के बारे में बात करेंगे, फिर डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, फिर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे, फिर स्पीड के बारे में बात करेंगे, फिर वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है, फिर एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे। 3 स्केलर हैं, 1 2 3 स्केलर हैं और 3 वेक्टर हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इनमें क्या संबंध होता है, इनकी डेफिनेशंस क्या है, ये सारी रामायण आप लोग कल पढ़ के आएंगे। नहीं पढ़ के आएंगे तो मैं तो समझा ही दूंगा। ठीक है, इसी के साथ में वेक्टर्स समाप्त।